वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी दफ़ा जो है शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट टाइम बोर्ड्स में आ चुके हैं, जिसको मैं लेक्चर के दौरान ही डिस्कस करूँगा। तो आपकी बुक में जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक जो डिस्कस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने से पहले वो इसके इंट्रोडक्शन पे बात करता है। तो आज मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या है, ये कौन से कंपाउंड्स हैं कि जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो आइए जी पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे मैं बात करने से पहले आपको इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली क्या है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के लफ्ज़ पे ही गौर करो तो जो कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ है ये बेसिकली हमें दो वर्ड से कंबाइंड नजर आएगा। पहला जो लफ्ज़ है ये कार्बो है और दूसरा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो हाइड्रेट्स है। अब दोनों लफ्ज़ों को मिला के तो लफ्ज़ बना दिया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो का जो लफ्ज़ी मानी है वो याद रखिएगा, कार्बो का यहाँ पर मतलब है कार्बन, और हाइड्रेट्स हम किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं, H2O। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो यहाँ से अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि हाइड्रेटेड कार्बन्स जो है आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कि जब भी कार्बन पानी के साथ मिल जाती है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे सकते हैं। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखी है जिस पे हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी इंट्रोडक्शन पे जाएंगे जो बुक में मेंशन है। कार्बोहाइड्रेट को मैंने इस तरह डिफाइन करने की कोशिश की कि एनी कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट से मुराद कोई भी कंपाउंड हो सकता है कि जिस कंपाउंड में सर कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए और ऑक्सीजन आ जाए। सो हर वो कंपाउंड के जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे पाए जाएं, उस कंपाउंड को हम क्या नाम दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स पे बात की जाए तो ये एग्जांपल्स हम बेशबहा बार कर चुके हैं, जिसमें से मैंने पहली एग्जांपल जो कोट की है वो ग्लूकोज की है। इसमें C6H12O6 इसका मैंने केमिकल फार्मूला लिखा। उसके बाद मैंने जो दूसरी एग्जांपल कोट की वो मैंने सुक्रोज की एग्जांपल कोट की, जिसको आप शुगर के नाम से भी जानते हो। अब अगर गौर करें तो आपको इसमें कार्बन भी नजर आएगा, हाइड्रोजन भी नजर आएगा, ऑक्सीजन भी नजर आएगा। सो हर वो कंपाउंड जिसमें आपको ये तीनों चीजें नजर आ जाए, उस चीज को, उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे देंगे। बुक में जो जहां से वो बात स्टार्ट करता है वो लिखता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे अकर, वो पाए जाते हैं अबंडेंटली, बहुत ज्यादा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब जैसा कि हम ब्लड की बात कर लें, ह्यूमंस के ब्लड की बात कर लें, तो ह्यूमंस के ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे सेल्स में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो एटीपी की शक्ल में तो लेता है, लेकिन वो जो एटीपी है उसको हम जनरेट कहाँ से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही करते हैं। ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ग्लूकोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज है ये भी सारे की सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही किस्में हैं, जिनको मजीद आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। सो इसी वजह से
बुक में एक लाइन लिखी है कि कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट आल्सो प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ सेल। कहते हैं ये सेल के तकरीबन हर हिस्से में पाए जाते हैं। अब सेल के जब बात करते हो तो सेल की मेम्ब्रेन्स की जब आप बात करो, सेल वाल की बात करो, तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल की जो कंपोजिशन है उसमें भी आपको जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सेल के हर हिस्से में पाया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। चूंकि सेल में पाया जा रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। सो अगर ये सेल में पाया जाता है तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अबंडेंटली पाया जाता है, क्योंकि हर सेल में पाया जा रहा है। सो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो लिटरली मीनिंग है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था कि इसका जो लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स, कि ऐसे कार्बन जो वाटर के साथ मिल जाए, या कोई भी कार्बन जब वाटर के साथ मिलती है तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कह सकते हैं। कहते हैं जो कंपोज ऑफ जो बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वेरी सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कहते हैं जब भी आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला लिखो तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसके केमिकल फार्मूले में आपको कार्बन नजर आएगी, हाइड्रोजन नजर आएगी और ऑक्सीजन नजर आएगी। किताब में वो लिखता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल फार्मूले के अंदर, मैं यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिख लेता हूँ, मेरे पास एक केमिकल फार्मूला मैं लिखता हूँ C6H12O6। अब ये भी क्या है, मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कहता है कि आप जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फार्मूले को लिखते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है, जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो जस्ट सेम होती है, जस्ट इक्वल होती है। किस चीज के, वाटर के अंदर। जिस तरह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी पाया जाता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और वाटर के एक मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन पाई जाती है। कहते हैं इसी तरह से जब आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फार्मूले को लिखते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फार्मूले के अंदर जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आएगी, इनकी भी रेशो क्या होगी, 2:1, कि जिसका मतलब क्या है कि उसमें जो हाइड्रोजन की मिकदार होगी वो 2 गुना होगी और ऑक्सीजन की जो मिकदार होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। जैसा कि हमें नजर भी आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन कितना है, 6 है, जो ऑक्सीजन के तकरीबन क्या है, एग्जैक्टली क्या है, डबल है, ट्वाइस है। सो इसीलिए कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, पानी के बराबर होती है। और पानी में वो कितनी है, 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन दोगुनी अमाउंट में पाया जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसके बाद अगर हम केमिकल डेफिनेशन पे बात करें तो उसको समझते हैं कि इसकी केमिकल, यूँ तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को काफ़ी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल डेफिनेशन है इसकी वो क्या है उसको हम समझते हैं। कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हो सकते हैं। जैसा कि ये मैं आपको यहाँ पे लिखने समझाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। ठीक है जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। अब ये जो तीनों लफ्ज है, तीनों लफ्ज हमारे लिए भी नए हैं।
हम पहले इन तीनों लफ्जों को बारी बारी समझते हैं, फिर हमें इसकी केमिकल डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ जाएगी। पॉलीहाइड्रोक्सी का जो मतलब है, अगर हम लफ्ज को देखें तो यहाँ से जो लफ्ज है पॉली, इसका मतलब है मैनी, मतलब एक से ज्यादा जो है, मैनी। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। सो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर OH जो है, हाइड्रोक्सिल जो है वो क्या हो, काफी ज्यादा पाए जाते हैं। सो हर वो कंपाउंड के जिसके अंदर काफी ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस पाए जाए उसको हम कह सकते हैं कि क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब एक लफ्ज है अगला, अल्डिहाइड और कीटोन। अब अल्डिहाइड और कीटोन क्या है, इसको समझने के लिए बेसिकली दोनों क्या है बेटा, ये याद रखनी, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे कि बेसिकली ऐसे एटम्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हम किसको कहते हैं, ऐसे एटम्स को कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं कि जो जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। उन एटम्स को, उन ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। सो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप वहाँ पे इसको पढ़ भी चुके होंगे। हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड है बेसिकली क्या है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है कि जिसके अंदर आपको कार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है और ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है। अब मेरे पास ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं हमें नजर आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साइड पे मैंने R लिखा है। अब ये R क्या है, ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल रेडिकल, सॉरी, इसको हम अल्काइल रेडिकल के नाम से भी जानते हैं या अल्काइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब अल्काइल ग्रुप क्या है, इसको समझने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा होगा कि हर वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स की भी दो किस्में थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने कहा था कि सर ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उसको हम कहते थे ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही दूसरा नाम क्या है, अल्केन्स। अब सिंपली इतना याद रख लें कि वो वाले हाइड्रोकार्बन कि जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं, या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर अल्केन्स कह रहा हूँ कि जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अल्केन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस अल्केन से अब अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन पूरे करूं तो मुझे पता है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कि जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके पास 2, इसके पास भी 2, इसके पास फिर से 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो ये मेरे पास बन गया एक अल्केन बन गया, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर इस अल्केन में से मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, टर्मिनल हाइड्रोजन को, मतलब जो कॉर्नर्स पे मौजूद हैं, अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं तो फिर ये अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। इस अल्काइल को हम जाहिर करते हैं R के साथ, ठीक है। जो ये भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, इसको मैं C4 लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, तो C4H9 ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक अल्काइल हो जाएगा, जिसको हम R से जाहिर करते हैं। अब इसी से एक और मिसाल हम ले लेते हैं। हमारे पास एक कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर इसके 3 हाइड्रोजन की बजाय मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दूं तो मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो फिर ये भी अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, ईथाइल। इसको क्या कहते हैं, ईथाइल। ये भी क्या होगा, एक फिर अल्काइल रेडिकल होगा, जिसको R से जाहिर कर सकते हैं। सो बेसिकली R बेसिकली क्या है, ये अल्काइल रेडिकल्स हैं, और जब ये R कार्बन के साथ जुड़े और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं
अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम देते हैं इसको? अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि ये कार्बन है मेरे पास, इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे जो है ये R है। अब ये R मुमकिन है जो इथाइल हो जाए, ये मुमकिन है प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपली इसको R लिख दिया। ठीक है जी, इसका मतलब है कि अल्काइल रेडिकल, वो जो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल हो सकता है। बेसिकली हमारी जो कंसर्न की चीज है वो ये है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे पाए जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड R रेडिकल से बनाता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और इसी तरह से अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और इसकी दोनों साइडों पे क्या मौजूद हो, R मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया जी। अब डेफिनेशन पे को अगर हम समझें तो डेफिनेशन से हमें ये चीज क्लियर होगी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये बेसिकली क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अल्डिहाइड को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक अल्डिहाइड है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है। ये मेरे पास एक हो गया अल्डिहाइड। यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ? R लगाता हूँ। अब R को मैं मिटा के इसके साथ इसकी जगह पूरे का पूरा एक अल्काइल रेडिकल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने इथाइल लिख देता हूँ। इसके पास जो है 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है जी। अब जो है ये हमें इतना जो फंक्शनल ग्रुप है ये बेसिकली क्या है? ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया जी। लेकिन ये जो है ये बेसिकली क्या है? ये R है और ये क्या है? ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट बन गया है? नो, ये अभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की पहली शर्त क्या है? ये क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं, OH आयंस हैं, वो काफी ज्यादा, वो एक से ज्यादा हो। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी OH नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगर मैं इसके हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर OH लगा दूं और इसके भी हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं यहाँ पर OH लगा दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? सॉरी, इसको H ही यहाँ पर अगर मैं OH लगा दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इसमें कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ जाएगा। सो ये बेसिकली क्या हमारे पास बन गया? एक मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट बन गया, कि जिसमें मैंने क्या कहा? पॉलीहाइड्रोक्सी, कि जिसमें हमें हाइड्रोक्सल भी नजर आ गए, अल्डिहाइड भी नजर आ गया, या फिर कीटोन। तो इस एल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा? कीटोन आ जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे कीटोन बनाऊंगा तो कीटोन के लिए ये चीज क्या है? तकरीबन सेम है। ये यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर ये R है, ये मैंने R लगाया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर भी R है, दूसरी साइड पे भी क्या है? R है, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड पे क्या है? H। तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ? R लगा देता हूँ। वो मैं कोई भी लगा देता हूँ, CH। 2 कार्बन में यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर जो है वो होगा OH, यहाँ पर होगा H और यहाँ पर क्या होगा? H। इस तरह से फिर ये भी क्या बन जाएगा? एक कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। जो कौन सा होगा? जो अल्डिहाइड भी है। पहले हमने अल्डिहाइड बनाया और एल्डिहाइड के साथ हमने R लगाया। ठीक है जी। तो क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट बन गए। फिर उसके बाद हमने कीटोन बनाया। ये इतना क्या है? कीटोन। और कीटोन के साथ हमने क्या लगाया? इस साइड पे भी क्या लगाया? अल्काइल रेडिकल लगाया। तो फिर ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप दोबारा से इसको देखना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। आपको दोबारा से 1-2 दफा इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एल्डिहाइड बेसिकली क्या है और कीटोन बेसिकली क्या होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं
इसके सोर्सेज की तरफ, जो बुक में आपकी बात करता है वो ये वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेज को भी बताता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो हमारी बॉडी है वो कहाँ कहाँ से ले सकती है, इसके सोर्सेज कौन से हैं। ये अलग से एक शार्ट क्वेश्चन भी बनता है, पूछता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको हम समझ लेते हैं। कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स। कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, अब ग्रीन प्लांट्स कौन से हैं, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स। जितने भी ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं वो क्या है, अ मैसिव सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा जो है वो सोर्स होते हैं। कैसे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को बता चुका हूँ कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो जो पौधा है वो ग्लूकोज बनाता है। अब ग्लूकोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। सो पौधे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पौधों से हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ बनाना, मैंगो, सब्जियां, वेजिटेबल्स जितनी भी हम खाते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। इसका जो दूसरा सोर्स हमें बताता है वो सेलुलोज है। सेलुलोज कहाँ पे पाई जाती है, वुड, लकड़ी जो है, प्लांट की जो वुड है। अब वुड के अंदर बेसिकली क्या है, सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। तो प्लांट सेल को अगर मैं ड्रा करूँ तो प्लांट सेल के सबसे बाहर मुझे सेल वाल नजर आएगी। तो सेल वाल के अगर मैं इतने से हिस्से को अगर मैं जूम इन करके देखूँ, बड़ा करके देखूँ, तो मुझे ये इस तरह से नजर आएगा। ये बेसिकली इतनी सी वाल है, वाल का इतना सा हिस्सा, इसको मैंने जूम इन करके देखा है। अगर आप इसको जूम इन करके देखें तो आपको इस सेल वाल के अंदर खास तरह का जो केमिकल कंपाउंड है वो नजर आएगा, जो बेसिकली क्या है, सेलुलोज। और सेलुलोज भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम आगे जाके मजीद डिटेल से पढ़ेंगे कि सेलुलोज क्या है, कैसे ये कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि इसमें भी क्या मौजूद होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगा। इसके बाद जो है पेपर है। पेपर भी वुड से ही बनाया जाता है, लकड़ी से ही, जो छाल है, खाल है इसकी, वहाँ से बनाते हैं हम, सेलुलोज से ही बनता है। तो पेपर में भी क्या है, सेलुलोज है। और सेलुलोज बेसिकली क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सो पेपर भी किसका सोर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वहाँ उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्लांट्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद जो स्टार्च है, स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है, जितने भी सीरियल्स यानी अनाज है, गंदुम है, चावल है, ये इसमें भी क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद जो रूट ट्यूबर्स हैं, जैसा कि ये जो अपना पोटैटोज हैं या फिर शकरकंदी वगैरह, ये सारे क्या है, रूट ट्यूबर्स में आते हैं। सो इनमें भी क्या होता है, स्टार्च मौजूद होता है। और स्टार्च भी क्या है, अगेन कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जो शुगर केन है उसमें भी क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो बेसिकली ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद एक जो है अलग एक सवाल बन सकता है यहाँ पर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस बताएं। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेता है, कार्बोहाइड्रेट से ले सकता है। जैसे सनलाइट है तो सनलाइट पौधा लेता है, पौधा सनलाइट से जो है वो ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज जो है उसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ता है। और उस ग्लूकोज से क्या निकलती है, एटीपी निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब ग्लूकोज भी क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में। और एटीपी जो है इंसान या मुख्तलिफ जानवर क्या करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन पे बात की। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ ना आई हो या जो वर्ड या जो लाइन आपको मुश्किल लगती हो, काइंडली आप जो है आप कमेंट्स में करके या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे।